हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम 4 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला रोग निदान का परिचय, दूसरा रोग निदान का पर्याय, तीसरा रोग निदान की परिभाषा और चौथा रोग निदान का महत्व। तो आइए देखते हैं रोग निदान का परिचय। रोग निदान का अर्थ है रोगी की परीक्षा करके रोग का पता लगाना। मतलब यहाँ का कहने का तात्पर्य ये है, जैसे डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट को एग्ज़ामिन करता है। फिर उसे पता चलता है कि अच्छा, पेशेंट को ये वाला रोग हुआ है। ठीक है। जैसे सेकंड में लिखा है, चिकित्सा का प्रथम सौपन्य है। सौपन्य का मतलब होता है कार्य। यह है कि रोग विनिश्चय अर्थात रोग निर्णय करने के बाद रोग की चिकित्सा की जा सकती है। यहाँ भी वही जो मैंने पहले बोला था, वही मतलब है कि जो डॉक्टर का मेन सबसे पहला काम क्या होता है कि जैसे कोई उसके पास एक पेशेंट आया तो पहले वो सबसे पहले पेशेंट को एग्ज़ामिन करता है, सिम्टम्स उसके देखता है। फिर वो डॉक्टर को पता चलता है अच्छा, इसे ये वाला रोग हुआ है। जब डॉक्टर को पता चल जाता है कि इस पेशेंट को ये वाला रोग हुआ है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। तो अब देखते हैं रोग निदान का पर्याय। यहाँ पे लिखा गया है रोग विनिश्चय, रोग निर्णय, और इंग्लिश में हम इसे डायग्नोसिस भी बोलते हैं। डायग्नोसिस का मतलब होता है एग्ज़ामिन करना। तो क्लियर हो गया, इसके पर्याय हमें 2 मिल गए, रोग विनिश्चय, रोग निर्णय, और हम डायग्नोसिस भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम रोग निदान की परिभाषा। यहाँ पे श्लोक लिखा है, रोगानां विशेषणा बातज्वा आदि साध्यता असाध्यत्व आदि रूपेणा निश्चयो ज्ञानम एन सा रोग विनिश्चयो ग्रंथो। मतलब इस श्लोक के आधार पे माधव निदान को रोग विनिश्चय ग्रंथ भी कहा जाता है। तो मधुकोश टीका के अनुसार रोग विनिश्चय के लिए निम्न ज्ञान आवश्यक है। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, जैसे डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर के पास 2 चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कौन कौन से? रोगों के वात आदि भेदों का ज्ञान करना, और दूसरा रोगों की साध्यता और असाध्यता का ज्ञान करना। मतलब डॉक्टर को पता होना चाहिए कि ये जो पेशेंट को डिसीज़ हुआ है वो ठीक हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे साध्यता और असाध्यता का यही मतलब है। तो जैसे श्लोक में है, रोगानां विशेषणा, मतलब रोगी की रोग हुआ हो उसको जानने के लिए 2 चीज़ों का ज्ञान, वातज आदि, सबसे पहले वात आदि भेदों का ज्ञान करना, और दूसरा साध्य, मतलब जो डिसीज़ है वो साध्य है कि असाध्य का ज्ञान होना आवश्यक है। जिन बच्चों को श्लोक याद करने में प्रॉब्लम होती है और अगर रोग निदान की परिभाषा आ गया तो एक सिंपल सा लिख सकते हैं, निर्देशित व्याधि अनिनेतिव निदानम, और हिंदी में व्याधि ज्ञानत विविध परीक्षा, व्याधि के हेतु, लक्षण, स्वरूप आदि का विचार करके व्याधि का निश्चय या नाम निर्देश करने को ही रोग निदान कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो डिसीज़ होता है, व्याधि होता है, उसके रीज़न, हेतु मतलब कारण, रीज़न, लक्षण मतलब सिम्टम, स्वरूप आदि को देखकर डिसाइड करके सब कुछ कंक्लूड, एट द एंड जब हम कंक्लूड करते हैं कि ये वाला डिसीज़, पेशेंट को ये वाला डिसीज़ हुआ है, तो इसी को जो नाम देते हैं यही है रोग निदान की डेफिनेशन। और मॉडर्न में हम लिख सकते हैं कि इट्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द हिस्ट्री टेकिंग ऑफ पेशेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड वन और मोर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। तो आपको पता ही होगा, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो पेशेंट से इंफॉर्मेशन मतलब हिस्ट्री पूछते हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट को बुखार हुआ हो तो वो बताता है, खुद ही बताता है कि मेरे गले में पहले खराश हुई थी, मैं ठंडा पानी पी लिया था तो इस वजह से खराश स्टार्ट हुई, फिर उसे ज़ुकाम हो गया। तो सब कुछ पहले डॉक्टर लिखता है, तो वही होता है, हिस्ट्री टेकिंग होता है। और फिर डॉक्टर पेशेंट को फिजिकल एग्जामिन भी करता है, तब एट द एंड कंक्लूड करता है, डायग्नोज करता है कि पेशेंट को ये वाली डिसीज़ हुई है। तो यही चीज़ है इसका मतलब। अब आते हैं रोग निदान के महत्व, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है, आयुर्वेद का प्रयोजन ही स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोगों को दूर करके उसे स्वास्थ्य प्रदान करना है। मतलब ये है कि जो हेल्दी पर्सन होता है उसके हेल्थ को मेंटेन करना, और जो रोगी व्यक्ति है उसकी रोग को दूर करके उसे हेल्दी कंडीशन में वापस ले आना।
तो सबको प्रयोजन याद है, तो पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं। दूसरा, रोगों को नष्ट करने के लिए सर्वप्रथम उनका ज्ञान होना ज़रूरी है। तो वही चीज़ है कि अगर डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर को पहले से तो पता नहीं रहता है कि मेरे पास इस डिसीज़ का पेशेंट आने वाला है। तो जब उसके पास कोई पेशेंट आता है तो उसके सिम्टम्स को देखकर एग्जामिन करके एट द एंड कंक्लूड करता है कि उसको ये वाला डिसीज़ हुआ है। तो कंक्लूड करने के लिए उसके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी वो ट्रीटमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे यही है, तो रोगों को नष्ट करने के लिए सर्वप्रथम उनका ज्ञान होना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है, आचार्यों के अनुसार चिकित्सा करने से पूर्व सर्वप्रथम निदान, पूर्व आदि के द्वारा रोगों की परीक्षा करनी चाहिए। मतलब ये है कि ट्रीटमेंट करने से पहले जैसे अगर कोई पेशेंट आता है तो उसके सिम्टम्स को, जो उसके सिम्टम्स उसने महसूस किए हैं उसके द्वारा और निदान के द्वारा हमें पहले ये पता करना चाहिए कि पेशेंट को कौन सा डिसीज़ हुआ है, फिर हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। फिर उसके पश्चात औषध की परीक्षा करके रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए। फिर जब हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को ये वाली बीमारी हुई है, उसके बाद कौन सी मेडिसिन देना इस कंडीशन में सही है, ये डिसाइड करके हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम। जो चिकित्सक रोगों को ना जानते हुए उसकी चिकित्सा करता है और उसे औषध का उत्तम ज्ञान होने पर भी उसकी चिकित्सा कभी भी सफल नहीं होती है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी डॉक्टर को मेडिसिन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, बट वो उसके पास कोई पेशेंट आता है और वो उस पेशेंट के डिसीज़ का उस डिसीज़ का वो डायग्नोस नहीं कर पाता है, उसे नहीं पता चल पाता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी हुई है, तो वो कभी उसका ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसे कितने मेडिसिन याद है, एक अच्छे डॉक्टर को डायग्नोस करना आना चाहिए, मतलब वो पता लगा सके कि पेशेंट को कौन सी बीमारी हुई है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट उसे इंटरलिंक्ड है कि इसके विपरीत जो वैद्य रोगों को अच्छी तरह जानकर औषध, देश, काल, मात्रा का ज्ञान रखकर चिकित्सा करता है, उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। तो वही है कि एक अच्छे डॉक्टर को हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। वो औषधि, देश, काल, मात्रा का ज्ञान रख के अगर ट्रीटमेंट डायग्नोस करता है डिसीज़ को, तो उस वो ट्रीटमेंट में ज़रूर ही उसे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। 6 पॉइंट देखते हैं। महर्षि चरक ने आयुर्वेद में त्रिसूत्र का वर्णन किया है, हेतुलिंग औषध ज्ञानम। आप चरक संहिता में चैप्टर फर्स्ट सूत्र स्थान में महर्षि चरक ने त्रिसूत्र का वर्णन किया है। हेतु, लिंग, औषध, मतलब जो आयुर्वेद शास्त्र है वो इन्हीं तीनों पे आधारित है, बेस्ड है। तो त्रिसूत्र में हेतु, लिंग, निदान, पंचक के ही अंश है। तो जो हेतु का मतलब होता है कारण, रीज़न, लिंग का मतलब होता है दोष, तो ये निदान पंचक के ही अंश है। तो अतः त्रिसूत्र ज्ञान में निदान पंचक ज्ञान का प्राधान्य है। 7 पॉइंट देखते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब जो डिसीज़ डेवलप होते हैं उनके जो रीज़न होते हैं उनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है सूक्ष्म घटक अर्थात माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी, और दूसरा है स्थूल घटक, इंग्लिश में हम इसे क्लिनिकल पैथोलॉजी कहते हैं। तो जो सूक्ष्म घटक होता है वो अनुमान व युक्ति के आधार पर पता लगाया जा सकता है, और जो स्थूल घटक होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर। तो आगे थोड़ा डीप में देख लेते हैं कि सूक्ष्म घटक है क्या। इसमें जैसे हम माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी के अंडर क्या क्या आयुर्वेद में आता है, जैसे दोषों की विभिन्न अवस्थाएं हम पढ़े होंगे, दोषों का प्रकोप, क्षय जो अवस्था होती है, या आशय भेदों का ज्ञान होना, और दूसरा है धातु या उपधातु, जो हमारे शरीर में जो 7 धातु है उनका क्षय और वृद्धि जो लक्षण होता है वो आ जाता है। मलों की विभिन्न अवस्थाएं, वही क्षय और वृद्धि आ गया। अग्नि दृष्टि का ज्ञान, दोषों के विभिन्न गति का ज्ञान, स्रोतों की दृष्टि का ज्ञान, ये सब जो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सारे सूक्ष्म घटक के अंदर आएगा। तो इसी वजह से लिखा गया था कि ये चीज़ हम अनुमान या युक्ति के आधार पे हम जो एक डॉक्टर होता है वो अनुमान या युक्ति के आधार पर वो पता लगाता है। और दूसरा है स्थूल घटक, इसके अंदर क्या आएगा, व्याधि के लक्षणों की परीक्षा करना व नामकरण करना।
मतलब जो व्याधि के साइन और सिम्टम्स होते हैं, डिसीज़ के जो साइन और सिम्टम्स होते हैं उनको पता करके फिर जो डिसीज़ को नाम दिया जाता है वो आता है क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर, स्थूल घटक के अंदर। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।